पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग महाटीटी का। इस बार 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर फर्स्ट का। इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सारे इंग्लिश के ग्रामर के लगभग सॉल्व करके पेपर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग फिर एक 18 का पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बच्चे महाटीटी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि डेट भी आगे बढ़ चुकी है एग्जाम्स की, तो असर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आप। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपको जो भी कोर्स परचेस करना है, पेपर फर्स्ट सेकंड, या फिर आपको दोनों ही कोर्सेज लेना है तो कॉम्बो बैचेस भी है और अभी ऑफर भी चल रहे हैं, तो जाके चेक कीजिए। ठीक, उसके साथ साथ एक ज़रूरी बात यह कि हम लोग सीटेट की बैच शुरू करने वाले हैं। सीटेट की बैच शुरू होगी 5 जून से शुरू होने वाली है। 5 जून 2000 सितंबर में एग्ज़ाम है सीटेट के। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो जो लोग सीटेट की तैयारी करेंगे आगे, तो याद रखो 5 जून से बैच शुरू होने वाली है। आते हैं हम लोग हमारे आज के पेपर पे। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन हल कराता हूँ मैं आपको। और ये पेपर है ना, एक बार मेंशन कर देता, ये पेपर जो है तो 2018 का है, पेपर फर्स्ट है, और इसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। आराम से समझते हैं एक एक करके। नोटबुक लेके रखना, जो भी जरूरी चीज़ें नोट कर लेना। पहला है कि आपको ना यहाँ पे आइडियम्स, ये जो आइडिया में अंडरलाइन करी हुई वो पहचानना है कौन सी है, तो या फिर उसका मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब क्या आपको पहचानना है, ये जो लिखा है यहाँ पे। और पूरा मुकम्मल जुमला क्या है कि ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग टुक द ऑडियंस बाय स्टॉर्म, है ना, टुक बाय द ऑडियंस बाय स्टॉर्म्स। तो ये जो फ्रेज है एक्चुअली ये है टेक बाय स्टॉर्म। ठीक है, ये एडियम्स है और इसका मतलब है कि किसी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करना, इम्प्रेस कर लेना। किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को क्या करना, अट्रैक्ट कर लेना, अपने तरफ इम्प्रेस कर लेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टुक ऑडियंस बाय स्टॉर्म। मतलब उसके गाने ने क्या किया कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, है ना, अट्रैक्ट कर लिया, उनको इम्प्रेस कर लिया उसको, ऐसा इसका मतलब होता। टुक बाय ऑडियंस बाय स्टॉर्म्स मतलब ऑडियंस को उसकी सिंगिंग ने अट्रैक्ट कर लिया, इम्प्रेस कर लिया, उन्हें खुश कर दिया लोगों को, तो उसको बोलते हैं कैप्टिवेटेड, है ना। कैप्टिवेटेड मतलब कैप्चर कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, वही मतलब होता है उसको। यहाँ पर प्राइज मतलब तारीफ करना, यहाँ पे तारीफ करना मतलब नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्ट करना है, इम्प्रेस करना है। ठीक है, मैड हैप्पी खुश करना नहीं है, खुश तो होते ही है, अट्रैक्ट करने के सेंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर लिखा है आपका ये जो लास्ट का है डेंस, ये तो कोई मतलब का नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या है, कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेशन का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अपने काबू का कंट्रोल में ला लेना, अपनी तरफ खींच लेना, ये मतलब होता है उसका कैप्टिवेशन का। ठीक, उसके बाद में अगला सवाल है आर्टिकल को लेकर। यहाँ पर आर्टिकल फिल करनी है आपको, ये वाली खाली जगह और एक ये वाली खाली जगह, दो जगह पर आपको आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ लिखे ले कंप्यूटर अलाउज टू डील विथ डैश लॉट ऑफ डेटा क्विकली, डैश लॉट ऑफ डेटा क्विकली। तो देखो यहाँ पर ना ये कौन डील कर रहा है, ये कौन डील कर रहा है, एक कंप्यूटर है जिसके बारे में हमको काफ़ी कुछ मालूम है ना। डील कौन कर रहा है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के बारे में हमको काफ़ी कुछ मालूम है, मतलब हमारे लिए नोन है, और नोन के लिए हम लोग दो आर्टिकल लगाते हैं। तो द कंप्यूटर अलाउज, है ना, किसी भी नाउन के बारे में अगर कुछ डिटेल दी है सामने, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसका मतलब हमको पता है, पहले से नोन है, स्पेसिफिक है, फिक्स है, तो तब हम लोग दो आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक, अलाउज टू डील विथ डैश लॉट ऑफ डेटा क्विकली। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा बोला, पर स्पेसिफिक कौन सा डेटा है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। बहुत सारा डेटा है बट कौन सा डेटा नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे आएगा आपका ए, और लॉट ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पे ये अननोन डेटा हो जा रहा है ना, स्पेसिफिकेशन नहीं है इसका, बहुत सारा डेटा है बट कौन सा डेटा स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे आर्टिकल आएगा ए, है ना। कंप्यूटर अलाउ कर रहा मतलब कंप्यूटर नोन है, तो इसलिए द आएगा, और बाद में डेटा हमारे लिए अननोन है, इसलिए वहां पर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पर आपको ना क्या करना है, आगे ये फिल करना है इसको, और यहाँ पर ये इफ क्लॉज वाली कंडीशनल सेंटेंस दिया है, इफ वी ट्राई हार्ड, है ना, इफ वी ट्राई हार्ड। तो यहाँ पे पास्ट टेंस दिया है, सिंपल पास्ट टेंस दिया है। जब भी इफ के साथ सिंपल पास्ट टेंस देता है ना, तो आपको वहां पर पास्ट फॉर्म लेकर V1 लेना पड़ता है ना, वो पास्ट का फॉर्म लेना पड़ता। तो कैन सक्सीड, ये आपका हो सकता वी वुड सक्सीड, नहीं कैन नहीं आ सकता ना, यहाँ पे हमको पास्ट चाहिए, ये नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म चाहिए कोई भी। नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, वी लगेगा, नहीं आएगा,
क्या आएगा फिर, वुड सक्सीड, वुड सक्सीड। इसके स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बता देता, आपके काम में आएगा, एग्जाम में इस पे पक्का सवाल पूछता। ईफ के साथ में देखो, ईफ क्लॉज के साथ में अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, V1 या V5 दिया, वर्ब का पहला या पांचवा फॉर्म दिया, तो फिर ये दूसरे वाले सेंटेंस में, ये दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में देखो शल देगा, आपको शल देगा या विल देगा या मे देगा, शल विल में, या फिर क्या देगा, इनमें से कोई एक देगा। और यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म देगा, वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो, है ना, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा तो ये वाले फॉर्म लेके V1 लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप इसको सिंपल पास्ट टेंस कर लूँ मैं यहाँ पे, है ना, इफ के साथ में, ये इफ क्लॉज के साथ में अगर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 अगर यहाँ पे दिया, तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में इनके पास फॉर्म आएंगे ना, शाल का शुड आएगा, शाल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइच, इनमें से कोई एक लेके वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो अभी जो हमारा सवाल पूछा है वो V2 को लेकर पूछा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब का, तो इनमें से कोई एक चाहिए था और वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए था। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पर ना पास्ट टेंस है ना, ये V2 है पास्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या चाहिए था, पास्ट फॉर्म चाहिए था। तो क्या पास्ट फॉर्म है क्या, नहीं है, यहाँ पर मे है क्या, नहीं है, विल है क्या, नहीं है, इसलिए ये वाला इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, सिलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट आपको पहचानना है यहाँ पे। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे वन ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप दिया है, सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप दिया है, वन ऑफ वाला, वन ऑफ का सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप। और सुपरलेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप में वन ऑफ रहता, और बड़े ग्रुप में नाउन हमेशा प्लूरल रहता। जो वन ऑफ द EST है ना, सुपरलेटिव डिग्री में दो ग्रुप रहते, एक छोटा ग्रुप रहता और एक बड़ा ग्रुप रहता। छोटा ग्रुप समझा देता थोड़ा यहाँ पे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में क्या आएगा, एक तो द आएगा और डैश डैश सुपरलेटिव फॉर्म, EST लगाते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, फाइनेस्ट, ऐसे शब्द यूज करते हैं, तो द EST, तो ये छोटा ग्रुप है। और बड़ा ग्रुप क्या था, वन ऑफ, वन ऑफ द डैश EST, तो यहाँ पर वही सुपरलेटिव का थर्ड फॉर्म लेना पड़ता। तो ये वाला जो है ना, तो इसको बोलते हैं बड़ा ग्रुप है, ये वाला जो है ना ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है। छोटा ग्रुप के साथ नाउन जो आता, नाउन, नाउन जो आता वो सिंगुलर आता, सिंगुलर आता और बड़े ग्रुप के साथ नाउन जो आता, नाउन आता प्लूरल। तो अभी इसको आंसर से चेक कर, देखो यहाँ पर लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। तो मैंने अभी कहा आपको कि बड़े ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है वन ऑफ का, है ना, वन ऑफ द मोस्ट। तो यहाँ पर ये जो नाउन है, नाउन है, ये प्लूरल आना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं है इसलिए कट गया। यहाँ पर बोला वन ऑफ, तो यहाँ पे द खा गया, है ना, वन ऑफ द, वन ऑफ द आना जरूरी है उसमें, तो ये द खा गया इसलिए निकल गया, है ना। यहाँ पे बोला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस टुडे, है ना, ये नाउन भी इसने प्लूरल लिया है यहाँ पे, ये वाला नाउन, और ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रॉपर फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए 3 नंबर का करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। इंग्लिश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, अब द मोस्ट खा गया यहाँ पे, ये मोस्ट खा गया 4th नंबर के ऑप्शन में यहाँ पे है, इसलिए इसका आंसर आ गया। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन है, क्राई ऑफ गोट इज कोल्ड, है ना, मतलब क्राई ऑफ गोट, गोट की क्राई को क्या बोलते हैं, तो गोट की क्राई को बोलते हैं ब्लिट, ब्लिट, है ना, गोट और क्या, गोट और क्या, डीर, इनकी जो क्राई रहती है उसको ब्लिट बोलते, ब्लिट। बस किसको बोलते, बस जो बीज रहती ना, बीज, बीज जब आती, हनी भी, शहद की मक्खियां आवाज आता ना, उसको बोलते बज, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रोल, ग्रोल है ना, तो ये लायन, लायन या डॉग, डॉग, इनकी जो आवाज रहती है उसको बोलते ग्रुल, ठीक है। तो याद रख लेना इतना। और क्रुक का मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये आप सर्च कर लेना क्रुक किसका है। तो देखो यहाँ पे एनिमल मैंने बहुत बार बताते रहता, मैं अब एक बार और बता रहा, जो
कुछ पेट एनिमल है और कुछ वाइल्ड एनिमल है। ऐसे जानवर जो पहली की क्लास से लेकर 5वीं के या 8वीं के बच्चे तक, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो बेसिक्स एनिमल की जानकारी होनी चाहिए, तो वो एनिमल्स के बारे में, उनके साउंड, उनके ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे, उनके घर और उनके मेल फीमेल, इसको लेकर ना सवाल हर पेपर में पूछता, पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों में ही पूछते रहता। तो उसको रट लेना, एक पेज भर है, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है उस पर। अगला यहाँ पे रीअरेंज सेंटेंस करना है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिए है तो इसको रीअरेंज करना है आपको। तो देखो रीअरेंजमेंट सेंटेंस है ना, अबाउट 20 ईयर अगो इन द साउथ ऑफ इंडिया एन ओल्ड किंग रूल्ड ओवर हिज किंगडम एंड कॉल्ड राजा राम। देखो यहाँ पर ना बहुत, जब आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जब भी देता ना, तो दो चीजें याद रखना हमेशा। यहाँ पर ना ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है ना, अब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट है ना, अक्सर ये क्या रहता, इंट्रोडक्टरी रहता, इंट्रोड्यूस करता, इंट्रोडक्टरी रहता। उसके बाद में ये हमेशा ज्यादातर नाउन से शुरू होता, नाउन से स्टार्ट होता, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना नाउन से। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझूंगा, लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा, तो इसलिए शॉर्ट में बता रहा, ठीक। उसके बाद में किससे ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आता, देखो ओपनिंग स्टेटमेंट वर्ब से कभी शुरू नहीं होता। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस रहा तो होता, बट आमतौर पर नहीं चाहता, मतलब नहीं आता वो ऑप्शन। प्रीपोजिशन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, कभी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता अगर वर्बल क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है। कंजक्शन, बहुत सारे ऐसे कंजक्शन है जिससे सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होता, कभी नहीं स्टार्ट होता। कुछ कंजक्शन है जैसे दो, इवन, दो, इफ, दो चार कंडीशनल सेंटेंस छोड़ देना और कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले, बाकी किसी भी कंजक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट याद रखना, ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी रहता। उसके बाद में दूसरा रहता लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, ये बहुत आसान है। अब लॉजिकल कनेक्शन दिखाने वाली बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत लंबा लेक्चर चल जाऊंगा, 7-8 पॉइंट है इसमें लॉजिकल कनेक्शन देखने, तो फिर कभी देखेंगे, या फिर मैं आपको यहाँ समझा देता क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो जो ये है क्वेश्चन, तो इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट देखो किससे हो सकता, क्या कहा गया, हाँ ये वाला। तो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या ये वर्ब से हो सकता, V2 से, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, नहीं है। कॉल्ड राजा राम है, नहीं है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट किससे हो सकता है, एक तो P से हो सकता है ना, अबाउट 20 ईयर अगो नाउन से शुरू हो रहा, और एन ओल्ड किंग वो भी नाम से शुरू हो रहा, तो दोनों हो सकता, P और Q दोनों हो सकता। तो देखो यहाँ पर Q स्टार्ट में है, यहाँ पे S से होता क्या, नहीं होता। Q से होता क्या, होता P से होता, मतलब P से। एक चीज तो कंफर्म होगी कि P ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में P स्टार्ट में नहीं है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ये नहीं है, तो कंफर्म हो गया कि पहला ही है। एंड ओल्ड किंग, अब लॉजिकल कनेक्शन देखना पड़ेगा। एंड ओल्ड किंग कॉल्ड राजा राम मोहन राय, है ना, तो इसका लॉजिकल कनेक्शन इससे है ना। एक राजा जिसको राजा राम मोहन कहते थे, है ना, एक बहुत जूना राजा जिसको राजा राम मोहन कहते हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है ना। मतलब एन ओल्ड किंग, ये इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉल्ड राजा राम मोहन का क्लॉज डाला है वहां पे, है ना। रूल ओवर, है ना, और तो ये रूल ओवर आ गया, तो मतलब इन दोनों का लॉजिकल कनेक्शन सीधा सीधा बैठ रहा। तो Q के बाद S ढूंढना है हमको, पाए तो Q के बाद S तो ये वाले में है, इसलिए इसका आंसर ये वाला है। ज्यादा दिमाग को टेंशन देने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एरर पहचानना है हमको, एरर। क्वेश्चन के अंदर एरर पहचानना है। यंग चाइल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल सिंगिंग अ वे, हाँ आ गया, है ना। यंग चाइल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्कूल सिंग, ऐसा नहीं आता, सिंग ऐसा नहीं आता ना। अगर आपको V2 लिखना है, सिंग देखो सिंग बराबर है, अगर V2 लिखना है तो संग आता, संग ऐसा आता, तो इसमें ही गलती है। बी में, बी वर्ब का सिंग का सेकंड फॉर्म ऐसा नहीं आता, सिंगड नहीं आता, ईडी नहीं लगता, संग होता, संग, SUNG, संग, इसलिए बी आंसर है। आइडेंटिफाई क्लोज, यहाँ पे क्लाउज पहचानना है आपको, अंडरलाइन को। इट्स लुक एज इफ इट माइट रेन, ये जो है ना, एज इफ ये पैदाइशी एडवर्ब क्लोज और मैनर है, मतलब हमेशा ये रहता है।
इसको समझने की जरूरत भी नहीं, आप बस याद रख लो तो भी काफी है। एज इफ है ना, हमेशा एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर दिखाता, मैनर, मैनर सलीका, तरीका, है ना। इट लुक्स, इट माई बी रेन, ऐसा लग रहा है कि रेन नहीं है, तो सलीका तरीका दिखाता है। एज इफ ना फिक्स क्लॉज है, इसमें सोचने और समझने का काम ही नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा वो नहीं करने का। अभी यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर ना ये ऐसे आपको दे देता, तो यहाँ पर आपको ना इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बैठता, वो बनाना रहता। तो मतलब इसको आपको नंबरों को ऐसे अरेंज करना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस हो। अब किसको क्या नंबर है वो दे चुके हैं, अब आपको ऑप्शन में से उसको रीअरेंज करके नंबर बिठाना रहता। तो ऐसे में क्या करने का आपने, देखो मैंने इसको देखा तो मेरे को समझ में आ गया, इसको देखते से समझ में आ गया कि इसमें से अल्फाज क्या तैयार हो रहा है। तो इसको मोटा सा थोड़ा देखिए तो पुलिस तैयार हो रहा है, ये मेरे को समझ में आ गया, पुलिस होने तैयार हो रहा है, ये तो दिख के आ गया क्योंकि खुला दिख रहा, बच्चों को भी समझ में आएगा। बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना रहता, एक एक ट्राई करके देखना पड़ता। जैसे आई का क्या है, यहाँ पे ये आई, एक एक का क्या है आई, ठीक है। फोर का क्या है, देखो फोर का क्या है एल, और उसके बाद में थ्री का क्या है तो ई, उसके बाद में फाइव का क्या है, फाइव का ओ, टू का क्या है पी, और सिक्स का क्या है सी। तो ऐसा आपको हर शब्द के नीचे लिखना पड़ेगा, फिर आपको जो भी मीनिंगफुल शब्द है वो खुद तैयार हो जाता है, ठीक है। बट मुझे पहले ही अंदाजा आ गया इसका, तो फिर मैं ज्यादा चेकते नहीं बैठूंगा, मैं पी वाला देखूंगा कि पी वाला क्या है स्टार्ट में, पी का दो, तो दो से कौन सा स्टार्ट हो रहा, तो ये वाला स्टार्ट हो रहा, तो मैं इसको आंसर करके चल जाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो एक एक नीचे लिखने का बहुत आसान है, इतना है कि थोड़ा फटाफट प्रैक्टिस करने की, क्योंकि टाइम चल जाता है इसमें, तो प्रैक्टिस करने की 15-20 बार प्रैक्टिस में कर लेने का, सॉल्व करके इंटरनेट से डाउनलोड करना, मिल जाते हैं। अगला सवाल है, चूज करेक्ट यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू को लिखना है आपको। देखो यूज्ड टू ना हैबिचुअल एक्शन दिखाता, ये यूज्ड टू है ना, यूज्ड टू ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है ना, मतलब बीते टाइम में आप कुछ तो भी करते रहते होंगे, कुछ तो भी आपकी आदतें होंगी। हाँ, जैसे आप स्कूल जाया करते थे, आप क्रिकेट खेला करते थे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो स्कूल। तो यूज टू मतलब हम लोग पिछली पुरानी आदतों को बोलते हैं यूज टू। और एक और शब्द है जिसको यूज टू बोला जाता है, वो है वुड। वुड का इस्तेमाल भी यूज टू मतलब पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का भी किया जाता है। तो दोनों का एक साथ नहीं करना, किसी एक का करना है हमारे को। तो यहाँ पर यूज टू बोला और यहाँ पे लिखा लग रहा वुड, वुड, ये वुड लिखा है यहाँ पे वुड। तो हमको क्या करना है, ये यूज टू को सिर्फ वुड की जगह पे इस्तेमाल करना है, और भी और कुछ नहीं करना है। यूज टू को वुड की जगह पे इस्तेमाल करना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो ही यूज टू गेट है ना, ही यूज टू गेट बराबर हो गया। अब यहाँ पे वुड यूज टू दोनों यूज करा, तो इसलिए गलत हो गया, दोनों नहीं करना है, एक करना है। अब यूज टू गोट कर दिया, इसको गोट करने की जरूरत थी क्या, नहीं, गोट करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, यूज टू यहाँ पे टू खा गया हो, तो इसलिए भी गलत हो गया, इसलिए सीधा सीधा पहले नंबर का आंसर है इसका, ज्यादा घुमा के सीधी बात, नो बकवास। इनडायरेक्ट नरेशन करना है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है। ये जुमला दिया है, हाउ अमेजिंग इट इज, हाउ अमेजिंग इट इज ही सेड। तो हमको क्या करना है, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करना है। पहले तो हाउ अमेजिंग इट इज, इसको देखो जब भी हम नरेशन करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है, इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते, देखो यहाँ पर वो बोल रहा हो कि आई आई सेड, है ना, ऐसा है ना, हाउ अमेजिंग इट इज, है ना, ऐसा आपको पूछा सवाल। तो देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तीन चीजें चेंज करते हैं हम लोग, है ना। एक रिपोर्टिंग, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, उसके बाद में कंजक्शन यूज करते हैं, और तीसरा इसका टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। और दूसरा कि इसको नॉर्मल सेंटेंस भी बनाते हैं, मतलब अगर सवालिया जुमला है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसको नॉर्मल सेंटेंस भी बनाना पड़ता, सादा जुमला बनाना पड़ता। तो सादा जुमला कैसे बनाते हैं, बाद में टेंस चेंज करेंगे। सादा जुमला कैसे बनाने का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सादा जुमला कैसे बनाने का, यहाँ से क्या करने का, सीधा सीधा यहाँ से क्या करने का, जो लास्ट में सब्जेक्ट एंड वर्ब है उसको उठाने का, स्टार्ट में लाने का, टेंस बाद में चेंज कर लेंगे ना। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा इट इज हो जाएगा, और ये यहाँ पर हाउ है इसकी जगह वेरी लगाने का बस, और अमेजिंग जैसा के जैसा लिख देने का, अमेजिंग।
तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका देखो तीन चीजें रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना रहता, कंजक्शन लगाना रहता और टेंस बदलना रहता है ना। यहाँ पर रहता प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस रहा तो नीचे क्या करना पड़ता, पास्ट टेंस करना पड़ता उसको। बट एक नॉर्मल सेंटेंस भी बनाना पड़ता है इसको, असर्टिव सेंटेंस भी बनाना पड़ता। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन आता एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड है ना। रिपोर्टिंग वर्ब आता, कंजक्शन क्या आता दैट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कंजक्शन दैट आता, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम आता। और इसका हमको टेंस से नॉर्मल सेंटेंस तो कर दिया हमने, अब इसका हमको टेंस चेंज करना है, तो क्या होगा यहाँ पे इट वाज, ठीक है, टेंस चेंज हो गया। अब ये तीनों चीजें चेक करने का, आंसर निकालने का। जैसे यहाँ पे लिखे ले हाउ अमेजिंग इट इज, रेड पेन लेते, रेड रेड, ठीक है। तो यहाँ लिखे ले आई एक्सक्लेम है ना, यहाँ पर एक्सक्लेम रिपोर्टिंग वर्ब हर जगह, यहाँ पे सेड आ गया गया, यहाँ पे एक्सक्लेम है, यहाँ तीनों जगह सही है। अब कंजक्शन देखते हैं, यहाँ पे दैट है, तीनों जगह दैट है, ठीक है। अब हमारे को सिर्फ चेक करना है कि टेंस चेक करना है, तो वहाँ पे इट इज था तो हमको इट वाज करना था बस, तो ये इट वाज है। यहाँ इट हैज है, ये कट गया, यहाँ पर इट वाज यूज किया इसने अपन कंजक्शन, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट करा, ये तो पहले कट गया था। यहाँ पर इट इज यूज करा, ये कट गया, इसलिए 2 नंबर का आंसर। समझ रही बातें? नेक्स्ट अगला सवाल है, चूज क्वेश्चन टैग फॉर गिवन सेंटेंस। आपको क्या करता है, ऐसा सेंटेंस देता तो आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना रहता। इसको यहाँ समझते क्वेश्चन टैग को, बाजू कैसे रहता। आपको क्वेश्चन टैग में क्या रहता है, एक जुमला देता, एक जुमला देगा आपको यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पर आपको उसका टैग बनाना रहता है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग बनाते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में सब क्वेश्चन मार्क्स लगाना। तो याद रखो, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें नोट का इस्तेमाल नहीं कहीं भी, तो आपको यहाँ पे नोट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसको नेगेटिव करना पड़ता है। अगर जुमले में नोट पहले से दिया तो आप इसको पॉजिटिव करना पड़ता है, इसको पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव दिया तो इधर, यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ नेगेटिव करना पड़ता है, यहाँ पे नेगेटिव दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर नाम दिया तो उसका प्रोनाउन तैयार करना पड़ता है, यहाँ पे नाउन दिया तो यहाँ पे उसका प्रोनाउन हो जाता तैयार, प्रोनाउन, और उसके प्रोनाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ले लेने का। तो अब वहां पर जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है कि मनोरमा कैन नॉट कंप्लीट हर वर्क। मनोरमा, अब मनोरमा लड़की का नाम है तो उसके बदले आएगा शी, है ना। तो यहाँ पर अब ये नेगेटिव है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैन शी, है ना, कैन शी, क्योंकि ये नेगेटिव दिया ना, यहाँ पे ये नेगेटिव दिया तो ये पॉजिटिव होगा वहां पे, तो ये वाला कट गया, ये भी कट गया, दोनों कट गए। अब यहाँ पर अगर नाम दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, तो नाम नहीं लेने का, उसका प्रोनाउन कन्वर्ट करने का। नाम अगर दिया तो उसका प्रोनाउन करने का, तो वहां पे लड़की था तो हमने शी लिए, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या रहेगा, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, फैन बॉयज। आपको आगे 2 जुमले दिए ले, उनका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है ना। ये यहाँ से ये जुमला है, इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज, आप जिसको मालूम है फैन बॉयज क्या है, इसको समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, है ना, फैन बॉयज, फैन बॉयज। तो ये कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में देखो, यहाँ पर ये निकल गया, ये सो एज निकल गया, दोनों तो निकल गए, सिर्फ एंड वाले दोनों बचे, एंड वाले दोनों बचे जो फैन बॉयज में आते ना, फैन बॉयज, ये ए का एंड। अब हमारे को क्या करना है, ये वाले जुमले का मतलब भी चेंज नहीं करना है और यहाँ कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब 2 दिया है तो हमको चेक करना पड़ेगा ना, ही मस्ट वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। हाँ ठीक है, तो यहाँ लिख ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक, ठीक है, यहाँ तक तो बराबर है। तीसरा चेक करते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेड, मेड नहीं आएगा ना, टेंस चेंज हो जा रहा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पास्ट टेंस नहीं ले सकते हम लोग, इसलिए कट गया, इसलिए तीसरे नंबर का आंसर। हेट्रोजीनियस स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग हेटेरो, हेटेरो आता है, हेट्रो, हेट्रो नहीं, हेट्रो नहीं आता, हेट्रो, हेटेरो, हेट्रो, यहाँ पे भी हेट्रो आया, हेट्रो नहीं आता, हेट्रो, हेट्टे नहीं आता, हेटेरो, 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 दिस इज द करेक्ट।
यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग, मतलब आपको जो अंडरलाइन किया गया है ना इसका मतलब क्या है बताना है। ब्लिजर्ड, ही वॉज काउट इन हेवी ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड है ना कनाडा और अमेरिका है ना, दो देशों में आता रहता है। कनाडा ये जो रहता है ना ब्लिजर्ड, कनाडा और अमेरिका, अमेरिका में ये सब चीज़ें कभी कभी रशिया में भी देखने को मिलता है। अब नहीं, कभी कभी नहीं, रशिया में भी देखने को मिलता है, तीनों देशों में। और ग्रीनलैंड भी है, जहाँ पे बर्फ रहता है ना वहाँ पे आता है। स्नो स्टॉर्म बोलते हैं इसको, बर्फीला तूफान, बर्फबारी होती है और तूफान आता, साइक्लोन की वजह से आता है, तो उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड, है ना। स्नो स्टॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, स्नो स्टॉर्म आता है ये वाला। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर ये है। टेम्पेस्ट का मतलब है हेवी स्टॉर्म, इसका मतलब होता है हेवी स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान, इसका भी मतलब तूफान है, पर बर्फीला तूफान नहीं है इसका मतलब। ब्लिजर्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान, और टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। इसलिए आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है ये वाला। पहले भी पूछा है, पूछते रहता, याद रखो, बहुत कॉमन शब्द है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको एक्सप्रेस द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जो किया गया है उसका मीनिंग ढूंढना है हमको। तो क्या लिखे, द मेडिसिन साइंस, है ना, द मेडिकल साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज ऑफ स्किन। स्किन की डिसीज से ट्रीटमेंट करने के लिए जो साइंस इस्तेमाल किया था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन मतलब डर्माटोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब जो न्यूरॉन है हमारा, न्यूरॉन और दिमाग, ब्रेन है ना, न्यूरो, न्यूरो और ब्रेन, ब्रेन है ना हमारा सिग्नल, हमारा न्यूरॉन सिस्टम है ना, दिमाग से जो सिग्नल है हमारी पूरी बॉडी में, उसकी स्टडी की जाती है इसमें, उसको न्यूरोलॉजी बोलता है। उसके बाद में पेडियाट्रिक्स, है ना, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्टडी की जाती है इसमें, पेडियाट्रिक्स। गायनोकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। ठीक है, ये आपको मालूम भी होंगे। इसमें डर्मेटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे हमारा एक सवाल है कि लिख ले एक्स्ट्रा विजन का मतलब क्या। नहीं नहीं, एंटोनिम्स पूछ रहा है उसका, एंटोनाइम्स, एंटोनाइम्स ऑफ एक्स्ट्रा विजन। एक्स्ट्रा विजन का मतलब होता पैसे खर्च करने वाला, पैसे लुटाने वाला, खूब पैसे खर्च करने वाला, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा विजन। तो उसका अपोजिट क्या आएगा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो संभाल के पैसे खर्च करता, जहाँ जरूरत है वही करता, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो जो खूब खर्चा करता उसके अपोजिट में क्या आएगा, जो हिसाब से खर्चा करता, इकोनॉमिकल आएगा। ये बैलेंस तो आपको मालूम है, बैलेंस है केयरफुल और सेंसिबल, ठीक है, वही उसका आंसर है। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा हूँ द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पूछ रहा है ना, ही इज एन ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट। तो ये आपको सबको मालूम है, कंजक्शन आता है ना, कंजक्शन। फैन बॉयज में कई कंजक्शन है ना, फैन बॉयज, FAN, फैन बॉयज, है ना, तो बी का बट, बी का बट, फैन बॉयज कंजक्शन। प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है यहाँ पे, सही कौन सा है। शी इज सिटिंग हर मदर एंड फादर, दो लोगों के बीच में अगर कोई चीज है ना, यहाँ पर दो लोगों के बीच में, अगर दो लोगों के बीच में कोई रहता तो उसको बिटवीन बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा के बीच में रहेगा तो उसको अमंग बोलते हैं। दो के बीच में रहेगा तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के बीच में रहेगा तो अमंग बोलते हैं। तो इसलिए आंसर बिटवीन है इसका। फिगर ऑफ स्पीच बताना है हमको यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच, नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है ना, सी ऑफ पीपल है ना, सी ऑफ पीपल, सी ऑफ पीपल, तो इसका मतलब होता मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर। देखो मेटाफर और सिमिली में क्या रहता है, एक है ना सिमिली, सिमिली और मेटाफर, मेटाफर, ठीक है। इसमें सिमिली में क्या रहता है, एक ए जो है ना तो बी की तरह है ना, बी की तरह है बताया जाता। उसमें एज और लाइक, लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना, ए एज बी और ए लाइक बी, है ना, ए बी की तरह है बताया जाता, ए बी की तरह है, और तरह बताने के लिए एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता। मेटाफर में क्या रहता कि ए जो है ना तो वो बीच है, क्या है, बीच है ना, इज और आर ऐसे शब्द आते हैं इसके बीच में, एज भी है ना, माई सन इज मून, मेरा बेटा चांद है। तो ये इसमें कोई फर्क ही नहीं, इसमें क्या बोलता की तरह है, सिमिली में क्या बोलता के जैसा है, के जैसा है, पर मेटाफर में क्या बोलता नहीं मेरा बेटा विच है, मेरा बेटा राजू काजूज है, ऐसा। तो यहाँ पर लिखा है कि सी ऑफ पीपल, है ना,
सी ऑफ पीपल, मतलब वो बोल रहा हूँ कि पीपल नहीं है, ये लोग इतने इकट्ठा हुए पीपल नहीं है, वो सी है, ऐसा बोल रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर इसका मेटाफर आंसर है। इसका आंसर क्या मेटाफर? पर्सोनिफिकेशन मतलब बेजान चीजों को पर्सोनाइज करना बोलते हैं उसको। जो बेजान चीज है ना उनको इंसानी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डालना और इंसानों की जैसा वो कर रहा है ऐसा बनना है ना। जैसे मून इज स्माइलिंग, मून इज स्माइलिंग, चांद कभी मुस्कुराता क्या? नहीं मुस्कुराता, वो तो बेजान है। मुस्कुराने के कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर में? इंसानों के अंदर में। पर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बेजान चीजों में भर देते हैं, जैसे चांद के अंदर भर दिया हमने, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, है ना। रेन इज डांसिंग बिफोर माई विंडो, बारिश डांस कर रही है। डांस कौन करता? इंसान करते, पर हम बारिश से डांस करा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इंसान की पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं इंसान पर, ठीक है। तो आंसर क्या है? मेटाफर। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस लेना है आपको, है ना, मतलब पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट द डोर बी ओपन। देखो यहाँ पर जो इंपेरेटिव सेंटेंस का ना उसमें क्या रहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में वी वन से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। तो आपको इसका ये नॉर्मल सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस का, तो आपको इसका पैसिवाइज कैसे करना पड़ता है? यहाँ पे लेट लेना पड़ता, लेट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेके बी वी थ्री, बी वर्ब का तीसरा फॉर्म ऐसे बनाना पड़ता। तो यहाँ ऑलरेडी उसने दिया है लेट डोर बी ओपन, तो इसका फिर एक्टिव वाइज क्या रहेगा? ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखो यहाँ पर ना इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी वी टू से कभी शुरू नहीं होते, वो हमेशा वी वन से शुरू होते, वी वन से, वी वन से। टू बी ओपन द डोर नहीं, टू बी ओपन द डोर नहीं, नीचे ओपन द डोर। ओपन द डोर का लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर का क्या पैसिवाइज होगा? लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ऐसा आएगा। तो इसलिए आंसर है फिर बूच, करेक्ट। उसके बाद में दो तीन क्वेश्चन बचे, बड़ा करते हो। हाँ यहाँ पे पूछ रहा हूँ करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको ना ये सेंटेंस के बदले कंपेरेटिव डिग्री देखनी है कौन सी है। तो यहाँ पर ये वेरी फ्यू दिए ले, वेरी फ्यू मतलब पॉजिटिव डिग्री और बड़ा ग्रुप, वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री और बड़ा ग्रुप, वेरी फ्यू पॉजिटिव डिग्री और बड़ा ग्रुप। तो कंपेरेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप देखना पड़ेगा आपको, कंपेरेटिव डिग्री का बड़ा ग्रुप देखना पड़ेगा। अब कंपेरेटिव डिग्री के बड़े ग्रुप में क्या था? देन के बाद क्या था? देन मेनी, मेनी रहेगा या मोस्ट रहेगा? मोस्ट ऑर्डर, मेनी और मोस्ट ऑर्डर रहेगा, और नाउन जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा यहाँ पे। तो अब हमारे को देखना है मेनी, देन के बाद मेनी या मोस्ट ऑर्डर, है ना। तो पहला ऑप्शन झाँक के देखते हैं ना, यहाँ पर लिख ले देन मोस्ट ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम्स, है ना। मोस्ट ऑर्डर आया बराबर, और जुडिशियल सिस्टम नाम प्लूरल आना चाहिए था, नाम क्या आना चाहिए था? प्लूरल। यहाँ सिंगुलर है इसलिए कट गया। यहाँ पर लिख रहा हो कि एनी अदर नहीं आता, एनी अदर आता क्या? नहीं आता। मोस्ट और मेनी अदर आता, एनी अदर नहीं आता। तो ये एनी अदर दिया, ये छोटे ग्रुप में आता, हमको बड़ा ग्रुप चाहिए तो ये कट गया। यहाँ पे भी एनी अदर आता, हमारे को बड़ा ग्रुप का मोस्ट अदर या मेनी अदर चाहिए था, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा, वही करेक्ट होगा ना, मोस्ट अदर, है ना। देन मोस्ट अदर और ये प्लूरल नाम, देखो यहाँ पे सिस्टम्स, सिस्टम आ गया, इसलिए आंसर ये वाला। मैं 5 सेकंड में आंसर करूंगा प्रैक्टिस करने के बाद। मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन शो करने वाले दो चीजें आती है ना, शुड, शुड और एक आता मस्ट। एक्चुअली मस्ट कंपल्शन करता, शुड ऑब्लिगेशन दिखाता, शुड ऑब्लिगेशन दिखाता, पर यहाँ पर शुड है नहीं तो मस्ट, इसलिए मस्ट ऑब्लिगेशन दिखेगा, है ना। ये कैन जो है तो एबिलिटी दिखाता, कैन एबिलिटी और परमिशन के लिए करते हैं, है ना। मे लेस पॉसिबिलिटी बताता, लेस पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बताता, ये लेस पॉसिबिलिटी बताता। और विल फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और मस्ट और शुड कंपलसरी, कंपल्शन दिखाने करता, ऑब्लिगेशन। शुड और मस्ट ऑब्लिगेशन दिखाता, जिम्मेदारी। यूज इनफ, यूज इनफ, इनफ का इस्तेमाल करना है आपको, इनफ, इनफ का इस्तेमाल करना है ना। तो शी इज वेरी स्ट्रांग, तो यहाँ पर ये जो है ना स्ट्रांग, देखो यहाँ पर ये स्ट्रांग ना एडजेक्टिव है, स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव है, और इनफ के बाद आना, इनफ नाउन हो जाता है यहाँ पे। स्पेलिंग दिखा दो इनफ, आओ याद नहीं रहती, तो स्ट्रांग इनफ आना चाहिए, हाँ स्ट्रांग इनफ आता।
जो एडजेक्टिव रहता है ना वो पहले आता है इनफ के साथ, है ना, जो एडजेक्टिव रहता है पहले आता है और ये नाउन रहता है हमेशा। इसको कितने बार सवाल पूछा है आपको घुमा फिरा के, ये आगे पीछे करेगा और आपको सवाल पूछेगा। तो याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा नाम के पहले आता है, नाम बाद में आता है, इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही ना, तो हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग की जगह इनफ स्ट्रॉन्ग लिखना है, इनफ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग यूज ही नहीं करा उसने, स्ट्रॉन्ग इनफ। देखो यहाँ पर सो तो आना नहीं चाहिए था पहले, स्ट्रॉन्ग इनफ ठीक है, पर यहाँ पे सो आ गया इसलिए गायब हो गया। स्ट्रॉन्ग इनफ, इसलिए आंसर करेंगे ये। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रेजेस देखना है हमको। क्या है, तो व्हाट आर यू डैश इन किचन कपबोर्ड, है ना, मतलब तुम यहाँ पूछ रहा हो कि व्हाट आर यू इन किचन कपबोर्ड, किचन कपबोर्ड में तुम क्या कर रहे, क्या ढूंढ रहे हो, है ना, क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर जो लुकिंग फॉर, ढूंढने के लिए, कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं ना उसके लिए लुकिंग फॉर आता है ना, और ये आंसर है ना, कुछ सर्च करना है, कुछ ढूंढना है तो लुकिंग फॉर आता, सर्च के लिए, लुकिंग फॉर सर्च के लिए आता। लुकिंग आफ्टर ख्याल रखने के लिए, है ना, लुकिंग फॉर का मतलब होता है टेक केयर, टेक केयर, ध्यान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुकिंग, इसका मालूम नहीं, इसका भी मालूम, ठीक है। हाँ, लुकिंग, लुकिंग एट आता, देखने के लिए इस्तेमाल करता, लुकिंग एट मतलब देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसके। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ गलती हुई तो कमेंट में बता लेना, और बने रहिए चैनल के साथ में, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में कीजिए, उसके अलावा और कुछ आपकी फरमाइश है तो वो भी कमेंट में बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।